आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जैसा कि मित्रों, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के EFM पेपर सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत हम मुख्य रूप से मुद्रा के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। हम सभी मुद्रा के वर्गीकरण के संबंध में काफ़ी इच्छुक है कि मुद्राएं कितने प्रकार की होती है। तो वैसे देखा जाए तो हम यहाँ पर जो वर्गीकरण करने का प्रयास करेंगे कि मुद्रा को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करके हम यहाँ पर मुद्रा का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत मुद्रा के वर्गीकरण में पहला जैसे वर्गीकरण का आधार है वास्तविक मुद्रा एवं ऐच्छिक मुद्रा। इसी प्रकार मुद्रा का जो दूसरा वर्गीकरण का आधार है वो एक तरीके से वास्तविक मुद्रा एवं हिसाबी मुद्रा, और जो वर्गीकरण का दूसरा आधार विधिग्राही मुद्रा एवं विधिग्राही मुद्रा एवं ऐच्छिक मुद्रा। और तीसरे प्रकार का जो C वर्गीकरण है, जिसके अंतर्गत हम धातु मुद्रा एवं कागजी मुद्रा या पत्र। सर्वप्रथम हम वास्तविक मुद्रा और हिसाबी मुद्रा के बारे में यहाँ पर विवेचन करेंगे। वास्तविक मुद्रा का तात्पर्य है, अर्थात प्रोफेसर किन्स ने मुद्रा को मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत करके अध्ययन किया था कि पहला वास्तविक मुद्रा और दूसरा हिसाबी मुद्रा। यहाँ पर हम किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रा से तात्पर्य उस मुद्रा से लगाया जाता है जो देश में वास्तव में प्रचलन में है या चलन में होती है, और ऐसी मुद्रा जो विनिमय का माध्यम, मूल्यों का मापक एवं मूल्य के संचय का काम करती है, उसे वास्तविक मुद्रा कहा जाता है। इसके अलावा प्रोफेसर किन्स ने वास्तविक मुद्रा को भी 2 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें पहला है वस्तु मुद्रा और दूसरा है प्रतिनिधि मुद्रा। वस्तु मुद्रा के अंतर्गत वह मुद्रा जो किसी न किसी धातु की बनी होती है और उसका धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर होता है, उसे वस्तु मुद्रा कहा जाता है। एक तरीके से इसे हम पूर्णकाय मुद्रा या जिसका आंतरिक मूल्य उसके बाह्य मूल्य के बराबर होता है, अर्थात उसकी जो फेस वैल्यू है मुद्रा की, एक फेस वैल्यू और दूसरी इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू ये दोनों बराबर होती है। दूसरा प्रतिनिधि पत्र मुद्रा अर्थात प्रतिनिधि मुद्रा वह मुद्रा होती है जो विनिमय के माध्यम एवं मूल्य के मापक के रूप में प्रचलित होती है। यह मुद्रा स्वयं में मूल्यवान नहीं होती, लेकिन मूल्यवान धातु में परिवर्तनीय होने के कारण इसे प्रतिनिधि मुद्रा कहा जाता है। इस प्रकार की परिवर्तनशील कागजी मुद्राएं इस श्रेणी में शामिल होती है। किन्स ने पुनः प्रतिनिधि मुद्रा को भी 2 भागों में बांटा है, अर्थात
परिवर्तनशील मुद्रा, अपरिवर्तनशील मुद्रा। हम परिवर्तनशील मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जिसे धातु मूल्य या बहुमूल्य धातु या सोने चांदी के रूप में जो परिवर्तनीय होती है। सरकारें ऐसी मुद्रा को बदलने का दायित्व लेती है, उसे परिवर्तनीय मुद्रा कहा जाता है। दूसरी अपरिवर्तनशील मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिसे धातु मुद्रा या मूल्यवान धातुओं में या सोने चांदी में जिसको नहीं बदला जाता है, उसे मुख्य रूप से हम अपरिवर्तनशील मुद्रा कहा जाता है। इसके अलावा वास्तविक मुद्रा के अतिरिक्त हम हिसाब की मुद्रा, अर्थात ऐसी मुद्रा जिसमें देश में संपूर्ण हिसाब किताब या लेखा जोखा जिस मुद्रा के रूप में किया जाता है, अर्थात ऋण, वस्तुओं का मूल्य एवं सामान्य क्रय शक्ति जिसमें व्यक्त की जाती है, या संपूर्ण हिसाब किताब जिसमें रखा जाता है, उसे हम हिसाब की मुद्रा कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि भारत में रुपया वास्तविक मुद्रा भी है और हिसाबी मुद्रा भी है, लेकिन कभी कभी यह होता है कि वास्तविक मुद्रा और हिसाबी मुद्रा में फर्क भी या अंतर भी हो सकता है। जैसे बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है कि दूसरे महायुद्ध काल के समय जर्मनी में भारी मुद्रा प्रसार के कारण वहाँ वास्तविक प्रचलन में मुद्रा मार्क थी, लेकिन हिसाब किताब की मुद्रा फ्रैंक व डॉलर थी, क्योंकि मार्क के मूल्य में काफी उतार चढ़ाव आने के कारण इस मुद्रा के स्थान पर फ्रैंक व डॉलर में काफी सापेक्षिक स्थायित्व था, इसलिए वहाँ पर हिसाब की मुद्रा के रूप में फ्रैंक या डॉलर के रूप में हिसाब किया जाता था। इसी प्रकार हम दूसरा जो वर्गीकरण का आधार है मनी का, विधिग्राही मुद्रा एवं ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्राही मुद्रा से तात्पर्य ऐसी मुद्रा से है जिसे सरकार द्वारा मुद्रा घोषित किया गया हो, अर्थात जिसको मुद्रा मानने के लिए बाध्यता होती है। यदि कोई व्यक्ति भुगतान के लेन देन में ऐसी मुद्रा को स्वीकार नहीं करता है तो सरकार उसे दंड भी दे सकती है। तो इस प्रकार जो विधिग्राही मुद्रा होती है वह मुद्रा मुख्य रूप से विनिमय का माध्यम या मूल्यों के मापक के रूप में या भुगतान के आधार के रूप में स्वीकार करना अनिवार्य होता है। इस मुद्रा के अस्वीकार करने पर दंड भी दिया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारतीय कागजी मुद्रा एक तरीके से कागजी मुद्रा व सिक्के विधिग्राही मुद्रा है। विधिग्राही मुद्रा को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे सीमित विधिग्राही और असीमित विधिग्राही। असीमित विधिग्राही मुद्रा वह है जिसे भुगतानों व अन्य लेन देनों में असीमित मात्रा में स्वीकार किया जाता है, इसे असीमित विधिग्राही मुद्रा कहा जाता है। ऐसी मुद्रा की वैधानिक बाध्यता होती है, कोई व्यक्ति उन्हें भुगतानों के निपटारे में अस्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। जैसे भारत में सभी प्रकार के कागजी नोट, 1 रुपये के सिक्के तथा 50 पैसे का सिक्का असीमित विधिग्राही माना जाता है। इसी प्रकार सीमित विधिग्राही मुद्रा वह मुद्रा कहलाती है कि जिसे सभी प्रकार के लेन देनों व भुगतानों के निपटारे में उसे सीमित मात्रा में या एक सीमा तक ही स्वीकार करने या लेने की बाध्यता होती है। इस प्रकार इस सीमा से परे वैधानिक बाध्यता नहीं होती है। भुगतानकर्ता की इच्छा पर निर्भर होता है कि वह इसे स्वीकार करे या स्वीकार नहीं करे। जैसे भारत में 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे या 25 पैसे ऐसे सिक्के सीमित विधि
विधिग्राही मुद्रा मानी जाती है। इसके अलावा विधिग्राही मुद्रा के साथ साथ ऐच्छिक मुद्रा, ऑप्शनल मनी, वह मुद्रा जिसके पीछे कोई वैधानिक शक्ति स्वीकार करने को बाध्य नहीं करती, वरन जनता के द्वारा सामान्यतः स्वीकार की जाती हो, उसे ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। इसके अंतर्गत वे सब 60 मुद्राएं शामिल होती है, जैसे चेक, बिल, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र आदि रूप से ये प्रचलित होती है। इसी प्रकार जो तीसरा इसका वर्गीकरण का आधार है, वो मुख्य रूप से पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हम 2 प्रकार की मुद्राओं का यहाँ पर विवेचन करेंगे, धातु मुद्रा और कागजी मुद्रा। जैसे पहला है हमारा मेटालिक मनी। तो मेटालिक मनी वह मुद्रा होती है जो किसी न किसी धातु से बनी होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, एल्यूमिनियम आदि। अगर धातु मुद्रा को भी हम बांटना चाहे तो इसे भी हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, प्रमाणिक मुद्रा या मानक मुद्रा। यह देश की प्रमाणिक मुद्रा से तात्पर्य एक तरीके से जो देश की प्रधान मुद्रा होती है, जिसमें शुद्ध धात्विक मात्रा विधान द्वारा इस प्रकार निर्धारित होती है कि इसका आंतरिक एवं बाह्य मूल्य बराबर होता है। अर्थात ऐसी मुद्रा का आंतरिक और बाह्य मूल्य अर्थात इसका फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों बराबर होती है। यह देश की एक प्रधान मुद्रा होती है और एक तरीके से कहा जाए तो यह असीमित विधिग्राही मुद्रा होती है। यह स्वर्ण या रजत की मुद्रा बनी हुई हो सकती है। इसका आंतरिक एवं बाह्य मूल्य बराबर होता है और इस मुद्रा की ढलाई स्वतंत्र एवं निःशुल्क होती है। अर्थात सरकार की टकसालों में जनता सोना चांदी ले जाकर सिक्के व निःशुल्क ढलाई करवा सकते हैं। दूसरा जो धातु मुद्रा का आधार है अर्थात प्रकार है सांकेतिक मुद्रा या टोकन मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा से तात्पर्य एक ऐसी मुद्रा से है अर्थात जब देश में अपर्याप्त धातु कोषों के कारण ऐसी मुद्राओं का प्रचलन होता है जिसका आंतरिक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है, अर्थात इसकी फेस वैल्यू ज़्यादा होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी कम होती है। इस प्रकार उसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। अगर फिर भी देखा जाए तो सांकेतिक मुद्रा में कुछ विशेषताएं होती है, जैसे यह देश की एक गौण मुद्रा कहलाती है। दूसरा, इसका आंतरिक मूल्य बाह्य मूल्य से कम होता है। यह सीमित विधिग्राही मुद्रा होती है। इसका प्रयोग मानक मुद्रा के सहायक के रूप में किया जा सकता है और इसकी ढलाई स्वतंत्र नहीं होती अर्थात नियंत्रित ढलाई होती है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे भारत में जो मुद्रा प्रचलित है अर्थात वर्तमान भारतीय मुद्रा प्रमाणिक मुद्रा है या सांकेतिक मुद्रा, इसके बारे में काफी लोगों में एक भ्रम की स्थिति है। तो हम यहाँ पर इसकी चर्चा करना चाहेंगे। वर्तमान में भारत में कोई भी मुद्रा मानक मुद्रा अर्थात प्रमाणिक मुद्रा नहीं है। यद्यपि भारतीय रुपया देश की एक प्रधान मुद्रा है और यह देखा जाए तो असीमित विधिग्राही है, फिर भी इसे हम प्रमाणिक मुद्रा नहीं कह सकते क्योंकि भारतीय रुपये में 2 मुख्य विशेषताएं हैं। देश की प्रधान मुद्रा है और दूसरा यह असीमित विधिग्राही है। लेकिन
इसकी जो एक तरीके से इसकी फेस वैल्यू और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अर्थात फेस वैल्यू ज़्यादा है और इसका आंतरिक मूल्य कम है। इसकी स्वतंत्र ढलाई नहीं होती। इसके विपरीत हम सांकेतिक मुद्रा भी इसे टोकन मनी भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि यह देश की प्रधान मुद्रा है, असीमित विधिग्राही है, जबकि सांकेतिक मुद्रा में यह गुण नहीं। हम देखते हैं कि भारतीय रुपये में आंशिक गुण प्रमाणिक मुद्रा के हैं और आंशिक गुण सांकेतिक मुद्रा के हैं। इस कारण भारतीय रुपये को हम प्रमाणिक सांकेतिक मुद्रा कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ विशेषताएं इसमें प्रमाणिक मुद्रा की और कुछ विशेषताएं इसमें सांकेतिक मुद्रा की पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम अगर धातु मुद्रा के अलावा कागजी मुद्रा या पत्र मुद्रा का विवेचन करेंगे, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय देखा जाए तो यह कागजी मुद्रा या पत्र मुद्रा है। पत्र मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो कागजी नोटों के रूप में विनिमय के माध्यम या मूल्य के मापक या भुगतानों के आधार पर प्रचलित होती है। यह सरकार द्वारा निर्मित की जाती है। जैसे भारत में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये आदि के नोट मुख्य रूप से कागजी मुद्रा के परिचय माने जाते हैं। कागजी मुद्रा को अर्थात पत्र मुद्रा एक विशेष किस्म के कागज पर लिखा हुआ एक प्रतिज्ञा पत्र होता है, जिसमें निर्गमन अधिकारी या सरकार धारक को उसमें अंकित राशि के भुगतान का वचन देती है। यह एक प्रतिज्ञा पत्र जो मांग पर तय होता है। भारत में 1 रुपये का नोट तो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय अर्थात जिसमें वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है और उसमें वित्त सचिव के साइन होते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं होती। इसे करेंसी नोट कहा जाता है, जबकि अन्य नोट भारत के रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। उनमें प्रतिज्ञा होती है कि निर्गमन अधिकारी एक विधान के अंतर्गत अर्थात उन्हें बैंक नोट कहा जाता है कि उसमें निर्गमन अधिकारी धारक को अमुक राशि देने का वचन देता है और इन्हें बैंक नोट भी कहा जाता है। पत्र मुद्रा को भी हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मुख्य रूप से 4 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं कि पत्र मुद्रा मुख्य रूप से 4 प्रकार की हो सकती है। जैसे प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, दूसरा परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, तीसरा अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा और चौथा प्रादिष्ट मुद्रा। इस प्रकार 4 प्रकार की मुद्रा होती है। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा वह मुद्रा कहलाती है जिसके निर्गमन के पीछे 100% सोना या चांदी या रक्षित कोष रखा जाता है। ऐसी मुद्रा को प्रतिनिधि मुद्रा के रूप में कहा जाता है। दूसरा जैसे परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, वह पत्र मुद्रा होती है जिसको मुद्रा अधिकारी मांग पर स्वर्ण या रजत अथवा देश की प्रधान मुद्रा में परिवर्तन करने की गारंटी देता है। इस प्रकार पत्र मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% स्वर्ण या रजत कोष नहीं रखा जाता है। तीसरे प्रकार की अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा बढ़ती हुई, जैसे
पत्र मुद्रा देश में बढ़ती हुई मुद्रा की मांग तथा बहुमूल्य धातुओं की सीमित पूर्ति के कारण प्रतिनिधि या परिवर्तनशील पत्र मुद्रा को जारी करना एक तरीके से मुश्किल सा हो गया। ऐसी स्थिति में अर्थात आधुनिक युग में राष्ट्र सस्ती, लोचदार एवं प्रगतिशील मुद्रा व्यवस्था अपनाना पसंद करता है। आजकल जनता का विश्वास मुद्रा के पीछे रखे जाने वाले कोषों की मात्रा पर नहीं वरन सरकारी नीतियों पर ज्यादा होता है। अतः वह पत्र मुद्रा जिसके बदले में सरकार या नोट निर्गमन अधिकारी सिक्के अथवा बहुमूल्य धातु देने की कोई गारंटी नहीं की और न ही वह कानूनन ऐसा करने को बाध्य है, तो ऐसी पत्र मुद्रा को अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहा जाता है। इसके अलावा अर्थात साधारण तौर पर यह कह सकते हैं कि ऐसी मुद्रा को धातु मुद्रा में परिवर्तनशील नहीं किया जा सकता। चौथे प्रकार की मुद्रा प्रादिष्ट मुद्रा फिएट मनी के नाम से, अर्थात जैसे किसी युद्ध या कोई राजनीतिक आर्थिक संकट के समय सरकार अपने व्ययों को अप्रत्याशित रूप से हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए जो मुद्रा जारी करती है, इस प्रकार की मुद्रा को प्रादिष्ट मुद्रा कहा जाता है। अर्थात संकटकालीन मुद्रा भी एक तरीके से इसे कहा जाता है। इसके पीछे सरकार प्रतिभूतियों के अतिरिक्त कोई भी धातु कोष नहीं रखती है और न ही इसे मुद्रा में परिवर्तनशील होती है। प्रायः ऐसी मुद्रा सीमित होती है, पर कभी कभी इसकी पूर्ति आशा से अधिक बढ़ जाती है। इसका उदाहरण जैसे जर्मनी में प्रथम महायुद्ध के पश्चात जारी किए गए मार्क का है। इसी प्रकार मुद्रा गृह युद्ध काल में अमेरिका में ग्रीन लेवल्स प्रचलित हुई, जिसका मूल्य नगण्य हो गया था। इस प्रकार हम आज मुद्रा के क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करते हैं।